प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के जीव विज्ञान श्वसन पर चर्चा करेंगे कि जीवों में श्वसन किस प्रकार होता है और इसके अंतर्गत हम श्वसन की परिभाषा, वे कौन कौन श्वसन कितने प्रकार का होता है, विभिन्न जीवों में श्वसन सतह क्या होती हैं, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले श्वसन क्यों आवश्यक है। श्वसन जो है किसी भी कार्य को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बिना ऊर्जा के कोई कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए जंतुओं में ऊर्जा को प्राप्ति करने के लिए श्वसन अभिक्रिया पाई जाती है। तो श्वसन वे क्रियाएं होती हैं जो ऑक्सीकरण द्वारा खाद्य पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा मुक्त करती हैं और हमें ऊर्जा देती हैं। श्वसन सामान्यतः ऑक्सीजन की उपलब्धता और अनुपलब्धता के आधार पर दो तरह का होता है। इसकी चर्चा हम पादपों में करेंगे, लेकिन वो श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वो ऑक्सीश्वसन कहलाएगा। सभी जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में ये क्रिया होती है, और वो श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है वो अनॉक्सीश्वसन कहलाता है। जंतुओं में श्वसन के अध्ययन के लिए दो प्रकार होंगे। पहला होगा श्वसन दो प्रकार का होगा जंतुओं में। पहला होगा बाह्य श्वसन, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है बाह्य श्वसन कहलाती है। इसमें जो है इस प्रकार के श्वसन को हम श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग भी कहते हैं। ये एक यांत्रिक अभिक्रिया होती है और उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाई जाती है। सांस लेना और सांस छोड़ना ये बाह्य श्वसन होता है। आंतरिक श्वसन ऑक्सीजन का उपयोग कर ATP और CO2 के उत्पादन से संबंधित क्रियाएं आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन में आती है। इसमें श्वसन सतह द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाएगी, फिर ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाएगा रक्त के माध्यम से, या जो भी फ्लूइड इसमें होगा उसके द्वारा, या जो माध्यम होगा उसके माध्यम से ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है और वहां फिर ATP तथा CO2 से उत्पादन होता है। CO2 बाद में फिर लंग से या फेफड़ों में या श्वसन सतह में आती है और इसके बाद जो है ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इसे हम कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन भी कहते हैं। अब विभिन्न जंतुओं में जो है गैसों को आदान प्रदान करने के लिए कुछ संरचनाएं पाई जाती है। अलग अलग जंतुओं में श्वसन सतह अलग अलग होती है। तो विभिन्न जंतुओं में श्वसन, तो प्राणियों में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए निम्न संरचनाएं होती है। अगर हम एक कोशीय जंतु अमीबा देखें तो शरीर की सामान्य सतह द्वारा ये श्वसन करता है। डिफ्यूजन या विसरण के द्वारा यह अभिक्रिया होती है। ये सभी जंतु ऐसे जंतु जल में रहते हैं। अर्धजलीय वातावरण में रहने वाले जीवों में गैसों का आदान प्रदान जो है सामान्यतः उनकी बाहरी सतह या मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। इसमें ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस जो है जल में छोड़ दी जाती है। निम्न श्रेणी के जंतु अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है, स्पंज है, मेंढक इत्यादि में ये पाई जाती है। मेंढक में ये प्रक्रिया त्वचीय श्वसन के रूप में होती है। मेंढक में श्वसन जो है त्वचीय भी होता है और फेफड़े या लंग्स के द्वारा भी ये प्रक्रिया पाई जाती है, क्योंकि मेंढक एक उभयचर जंतु है, जल और थल स्थल दोनों पे रहता है, तो दोनों तरह का श्वसन इसमें पाया जाता है। फिर आता है क्लोम के द्वारा या गिल्स के द्वारा। तो ये विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, अंग होते हैं जो मछलियों में या जलीय जंतुओं में पाए जाते हैं। गिल्स जो है मछलियों में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन जो है गिल्स या क्लोम के द्वारा, जिसमें लेमिली पाई जाती है। लेमिली में बहुत सारी रक्तवाहिकाएं होती है और ये रक्तवाहिकाएं गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती है। लेमिली की संरचना जो ठीक अंकल चिप्स के जैसी होती है, चपटी संरचनाएं होती है गोल गोल, और ये बहुत सारी होती है। तो ये बाहर CO2 को अवशोषित करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। मछलियों में ये क्लोम गिल्स या दरारों में पाई जाती हैं। मछली, मोलास्का और कुछ आर्थ्रोपोडा के सदस्य इस तरह का श्वसन करते हैं। अब अगर हम देखें तो मछली किस तरह श्वसन अभिक्रिया करेगी। मछली सबसे पहले अपने मुंह के आयतन को बढ़ाएगी,
पानी को मुंह में भरेगी, फिर मुंह को बंद कर देगी और उसके बाद पानी को गिल्स के द्वारा बाहर फेंक देगी। जो भी जल में घुली ऑक्सीजन होगी वो विसरण के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी और वापस ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर दी जाएगी। तीसरे तरह का होता है ट्रेकियल रेस्पिरेशन या श्वास नली द्वारा। कीट वो कुछ मछलियों में गैसों के विनिमय के लिए जो है पतली शाखित संरचनाएं तथा होती हैं जो ऊतकों तक फैली रहती है, जैसे काकरोच। ये ट्रेकियल रेस्पिरेशन होता है, इसे ट्रेकिया या नलिकाएं कहा जाता है। ये ट्रेकिया तंत्र का निर्माण करती है, ट्रेकियल सिस्टम बनाती है, ये O2 को ग्रहण करती है और ऊतकों के द्वारा बाहर ऊतकों तक पहुंचाने और फिर बाहर निकालने का काम करती है। ज़्यादातर कीट में इस तरह का रेस्पिरेशन पाया जाता है। यहाँ बिच्छू में जो है वो बुक लंग्स पाए जाते हैं, जैसे किताबों के पन्ने होते हैं उस तरह के लंग्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करता है। अब आता है मनुष्य में श्वसन तंत्र। तो मनुष्य में श्वसन तंत्र विकसित तंत्र प्रकार का होता है। सबसे पहले नासाद्वार, ये एक जोड़ी होते हैं। नासाद्वार में रोम श्लेष्मिक झिल्लियाँ पाई जाती हैं। नासाद्वार से जो है वो नासाद्वार से वायु प्रवेश करती है। इसके बाद अगली संरचना होती है नासागुहा। नासाद्वार के अंदर नासागुहा में वायु जो है वो गर्म और नम हो जाती है, यानी शारीरिक वातावरण पे ये ताप पे ये वायु हो जाती है। धूल के कण जो हैं वो अन्य सूक्ष्म कणों को जो है श्लेष्मिक झिल्लियों में तथा रोम द्वारा रोक लिया जाता है। यानी श्लेष्मिक झिल्लियाँ जो हैं और रोम छिद्र एक फिल्टर की तरह कार्य करते हैं। वायु स्वच्छ क्षणित वायु जो है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है। फिर आती है नासाग्रथनी। नासागुहा की ओर नासागुहा आगे की ओर जो है नासाग्रथनी में खुलती है। नासाग्रथनी एक त्रिभुज आकार संरचना होती है जिसे कंठ या लेरिंग्स कहा जाता है। कंठ के स्तर पर रज्जु या कॉर्ड्स पाए जाते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो भी बोलने का काम होता है वो कंठ या लेरिंग्स के द्वारा होता है। वायु के दाब से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद आता है श्वास नली या ट्रेकिया। ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो नासागुहा से लेरिंग्स से लेके फेफड़ों तक आती है। फेफड़ों में आके ये 2 भागों में बढ़ जाती है। श्वास नली और श्वसनिकाओं में जो है सी आकार की कार्टिलेज की छल्ले या उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। अब इनका कार्य क्या रहता है? चूँकि श्वास नली मेम्ब्रेन की बनी होती है, जब हम वायु लेते हैं या सांस लेते हैं तो ये फैल जाती है, लेकिन जब हम छोड़ देंगे और वायु का दाब कम हो जाएगा तो ये चिपक जाएगी, तो हम दूसरी बार फिर सांस नहीं ले पाते। इसको चिपकने से बचाने के लिए जो है ये छल्ले सी के आकार के उपास्थि के छल्ले इसमें पाए जाते हैं जो उसे सहारा प्रदान करते हैं। श्वास नली में श्लेष्मा तथा पक्षिकाभिकाएँ जो है कोशिकाएं पाई जाती है। श्लेष्मा में जीवाणु और सूक्ष्म कणों को रोक लिया जाता है। पहले नासाद्वार गुहिका में रोका जाता है, अगर उसके बाद कुछ और बचते हैं तो वो फिर यहाँ आके रुक जाते हैं। श्वास नली आगे जाकर जो है श्वसनिकाएँ या ब्रोंकाई में बढ़ जाती है, फेफड़ों में जाके ये 2 भागों में बढ़ती है। इसके बाद आता है फेफड़े। मनुष्य की वक्षगुहा में जो है हृदय के पास 2 फेफड़े स्थित होते हैं। दायां फेफड़ा 3 और बायां फेफड़ा जो है 2 पालियों में विभक्त होता है। ये जो है फेफड़ों के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं, फुसफुस आवरण पाए जाते हैं या प्यूरा झिल्ली पाई जाती है। ये फेफड़े जो है प्यूरा कैविटी में स्थित होते हैं, प्यूरा झिल्ली पाई जाती है और जो है पाए जाते हैं। इसके अंदर फेफड़ों के और प्यूरा झिल्ली के बीच में प्यूरल फ्लूइड भरा रहता है। इसका काम क्या रहता है? फेफड़ों को घर्षण से बचाना, नम बनाए रखना, आघातों से रक्षा करना, ये इसके कार्य होते हैं। फेफड़े में जो है एक श्वास नली, एक फेफड़े में एक साइड एक श्वास नली प्रवेश करेगी, दूसरी साइड दूसरी, जो लगातार विभाजित होकर श्वसनिकाएँ या ब्रोंकस, ब्रोंकाई और ब्रैंकियोल्स बनाती हैं। श्वसनिकाएँ उपविभाजित होकर वायु कूपियाँ बनाती हैं। दोनों फेफड़ों में अपने लगभग 60 करोड़ वायु कूपिकाएँ पाई जाती हैं। वायु कूपिकाएँ श्वसन तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। वायु कूपिका की भित्ति जो है अत्यंत पतली होती है।
पतली इसलिए होती है ताकि ये गैसों के आदान प्रदान आसानी से कर सके। वायु कुपिका के चारों ओर बहुत सारी रक्त वाहिकाएँ या कैपिलरीज जो का सघन जाल फैला रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा रक्त यहाँ आता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का वो अवशोषण करेगा, रुधिर कोशिकाओं के माध्यम से ये गैसों के आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। अब आता है श्वसन क्रिया विधि या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की क्रिया विधि, फुसफुसीय श्वसन, फेफड़ों में वायु भरने एवं बाहर निकालने की प्रक्रिया को जो है संवातन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। वायु निकालना, वायु लेना निःश्वसन और वायु बाहर निकालना निःश्वसन होता है। और एक यांत्रिक अभिक्रिया, ये लगातार मनुष्य में 24 घंटे ये प्रक्रिया चलती रहती है। यह क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। निःश्वसन या इंस्पायरेशन, यह सक्रिय प्रावस्था होती है। इसमें डायफ्राम नीचे की ओर चपटा संकुचित हो जाता है, जिससे अपनी वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। साथ में ही बाह्य पार्श्व पेशियाँ इंटरकॉस्टल मसल्स जो है संकुचित हो जाती है। फेफड़े और वक्ष गुहा का वायु दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, जिससे वायु तेजी से वायु मार्ग या नासा छिद्रों से होती हुई नासा छिद्रों से जो है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई से होती हुई फेफड़ों में भर जाती है। एक्सपायरेशन या उच्छ्वासन, यह निष्क्रिय प्रावस्था होती है। इसमें डायफ्राम और अंतर पार्श्व पेशियां शिथिल हो जाती है, अपनी पूर्व स्थिति में आती है। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है या फेफड़ों पे दाब बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इससे वायु अपने आप नासा छिद्रों से होती हुई बाहर निकल जाती है। जब हम कोई व्यायाम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, ते समय यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। जैसे हम दौड़ लगाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उस समय ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है। हम बार बार जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, क्योंकि उस समय हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। इसलिए ये प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। हृदय द्वारा गैसों का परिवहन, सबसे पहले आता है O2 का परिवहन। ग्रहण की गई फेफड़ों में जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो ग्रहण की गई ऑक्सीजन का 3% भाग जो है प्लाज्मा में घुलित रूप में परिवाहित होता है या प्रवाहित होता है। शेष 97% ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जो एक अस्थायी यौगिक है। हीमोग्लोबिन हिम समूह में 4 लोहे के परमाणु आयन होते हैं, फेरस आयन होते हैं। प्रत्येक आयन से एक ऑक्सीजन का अणु जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ताप, पीएच, डाइफॉस्फोग्लिसरेट पर निर्भर करता है। ताप अगर बढ़ा हो उस पर निर्भर करेगा, पीएच अगर रक्त का कम ज़्यादा हो रहा हो उस पर निर्भर करेगा। ऊतकों और कोशिकाओं में O2 का दाब कम होने के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर वियोजित होता है तथा हीमोग्लोबिन वो O2 मुक्त हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन अवशोषण करने का काम करता है। ये सभी प्रक्रिया विसरण के द्वारा होती है। हीमोग्लोबिन जो श्वसन सतह होती हैं, यहाँ एक और बता दें कि जो श्वसन सतह होती है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। किसी भी श्वसन सतह में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो श्वसन सतह जैसे अपने फेफड़े हैं, इनका आयतन ज़्यादा होना चाहिए। आयतन बढ़ाना, क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए इसमें कूपिकाएँ पाई जाती हैं। दूसरा, श्वसन सतह नम होनी चाहिए। तीसरा, श्वसन सतह पर बहुत ज़्यादा रक्तवाहिकाएँ होनी चाहिए। इतनी विशेषताएं जिस सतह में होगी वही सतह जो है सबसे अच्छी तरह से ऑक्सीजन को अवशोषित कर सकता है। और ये सभी विशेषताएं मनुष्य के हृदय, लंग्स में या फेफड़ों में पाई जाती हैं। ऑक्सीजन अवशोषित होकर हीमोग्लोबिन द्वारा प्रत्येक कोशिका में रक्त के द्वारा पहुंचाई जाएगी। फिर उसमें वहाँ उसका वियोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी और इसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन वापस फेफड़ों में होता है। धन्यवाद।